अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी उमैर। वेलकम टू द फिफ्थ वीडियो ऑन यूसेट प्रिपरेशन। हम बात कर रहे थे क्वांटिटेटिव रीजनिंग की। पार्ट 4 में हमने वेजेस, वर्क एंड वेजेस वाले क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। इस पोर्शन में मैं आपको बताऊंगा इंटरेस्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हमने किस तरह सॉल्व करने हैं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। जी, तो लास्ट ईयर्स में नेट्स के एग्ज़ाम्स में क्वांटिटेटिव रीजनिंग के पोर्शंस में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 या 3 एमसीक्यू ज़रूर आते हैं। ठीक है, 2 या 3 एमसीक्यूज़ इसलिए वहाँ पे कम आते थे क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस जनरली ज़्यादा होती थी। तो यूसेट में इनसे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हम पहले देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट बोलते हैं सूद को। आए एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने आपसे 100 रुपये 10% इंटरेस्ट के साथ साल के लिए लिया है। पर एनम आप मुझे कह रहे हैं कि आपने 10 रुपये मुझे सूद देना ही देना है। ठीक है, तो 10% देना है, तो 100 का 10% आपको पता है 10 होता है। ठीक है, तो मैंने यानी 1 साल के बाद मैंने लिए आपसे 100 रुपये हैं, लेकिन 1 साल के बाद आपको मैंने कितनी अमाउंट देनी है? 110 रुपये देने हैं। तो इसको कहते हैं जी इंटरेस्ट। अब हर साल के बाद मैंने आपको 10, अगर मैं 5 साल के लिए लेता हूँ तो मेरे पास जो हो गए मैंने कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे? मुझे हर साल 10-10 उसमें ऐड होते जाएंगे। यानी मैंने साल बाद अगर आपको 100 रुपये 5 साल बाद 100 रुपये रिटर्न करना है तो मुझे 5 साल के बाद आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी 150 टोटल देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं जी सिंपल इंटरेस्ट था। यानी हर साल जो इसमें अमाउंट ऐड हो रही थी वो कांस्टेंट है। ठीक है, वो चेंज नहीं हो रही, वो हमेशा 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये ही ऐड हो रहे हैं। इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में 3 पैरामीटर्स हैं। एक है पी आर मल्टीप्लाई बाय एन। पी क्या होती है? प्रिंसिपल अमाउंट। मेरे केस में मैंने आपसे कितने पैसे लिए थे? 100 रुपये, तो 100 रुपये बोलेंगे प्रिंसिपल अमाउंट को। और आर क्या है? एनुअल इंटरेस्ट रेट। एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना था? आपने मुझसे कितने परसेंट उसका ले रहे थे? हमेशा 10% ले रहे थे, तो यहाँ पे आर क्या हुआ? 10% हुआ। 10 डिवाइडेड बाय 100, जिसको हम 0.01 भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज़ डालेंगे वो परसेंटेज में नहीं डालेंगे, वो रेट में डालेंगे। तो रेट इस यहाँ पे कितना आया? 0.01 आया, या फिर 10/100 भी आप इसे कह सकते हैं। कितने ड्यूरेशन के लिए मैंने आपसे लिए हैं? 5 साल के लिए। पर ईयर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। तो टर्म्स कितनी, टर्म्स ऑफ लोन कितना है? कितना ड्यूरेशन लोन का हुआ इन ईयर्स? 5 ईयर्स। ठीक है, तो इसको मैं बोलूँगा कि मेरे पास ये एन है। तो इन तीनों पैरामीटर्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। मेरे केस में पी क्या था? 100, आर क्या था? 0.1 और एन क्या था? 5 ईयर्स। ये कितने बनते हैं जी? 50 रुपये बनते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट मैंने 100 के ऊपर कितना इंटरेस्ट दिया? 50 रुपये दिए। अगर आपको नहीं समझ आई तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, सैम बोरोड सम मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, सैम ने अपने दोस्त से पैसे लिए हैं जिसका उसने 6% पर एनम हर साल सूद देना है, और ये सिंपल इंटरेस्ट है लिखा हुआ है। ही रिटर्न हिज फ्रेंड 15,600। उसने कुछ स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद अपने दोस्त को कितने पैसे रिटर्न किए हैं? 15,600 दिए हैं। आफ्टर हाउ मच टाइम डिड सैम रिटर्न द मनी इफ़ ही बोरोड 12,000 रुपीज़। उसने उससे लिए कितने थे जी? 12,000 रुपये। वो कह रहे हैं कि कितने ड्यूरेशन के बाद उसने उसको 15,600 रुपये दिए हैं 6% एनम रेट पे। तो हमारे फार्मूले में 3 चीज़ें थी, 4 चीज़ें थी ना। सिंपल इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू पी आर टी। तो वहाँ पे टी हम फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट भी यहाँ पे आ जाएगा अगर हम इन दोनों को माइनस करें। और हमारे पास क्या नाम है, आर भी गिवन है 6% है, 0.06 आर आ जाएगा। और एन टी जो है वो हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, जिसको हम एन भी कहते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखें जी। अमाउंट टोटल मैंने अगर उसको देनी है तो मैंने आपको कितनी देनी थी? मैंने आपको देनी थी 100 रुपये वो, और 5 साल के बाद ऊपर जो इंटरेस्ट ऐड हुआ है 50 वो। तो 100 जमा 50 इज इक्वल टू द अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर उसका इंटरेस्ट हम फाइंड करते हैं कितना। उसने उससे कितने लिए? सैम ने अपने फ्रेंड से कितने पैसे लिए थे? बोरोड कितने किए हैं? 12,000 किए हैं। और उसने उसको रिटर्न कितने किए हैं? 15,600 किए। तो जो ऊपर उससे पैसे पड़े हैं वो डेफिनेटली उसका सिंपल इंटरेस्ट ही होगा ना। तो 3600 यहाँ पर क्या आया है जी? सिंपल इंटरेस्ट आया है।
अगर हम सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएं तो उसमें से हमने टी फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ड्यूरेशन आ जाएगा। पी यहाँ पर हमें पता है कितना है, हमने उसने उसे लिए कितने हैं, बोरो कितने किए हैं, वो 12,000 की हैं। आर कितना है जी, 6/100 इन्होंने लिखा, यानी 0.06 आप भी लिख सकते हैं, फिर 100 नहीं आप लिखेंगे। और टी यहाँ पे आपने क्या फाइंड करना है, तो टी यहाँ पे क्या आया जी, 5 ईयर्स आया। सी इज़ द राइट ऑप्शन हेयर। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में है जी सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट फॉर 8 मंथ एट 4% सिंपल इंटरेस्ट इज 129 लेस दैन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 15 मंथ्स एट 5%। ठीक है, द सम इज़, अब वो कह रहे हैं एक अमाउंट है जिसका सिंपल इंटरेस्ट 8 महीने का जो है वो 4% है, और उसका 15 महीने का जो है वो 5% है, और जो 8 महीने का इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है 15 महीने के इंटरेस्ट से। ठीक है, नहीं कम है, ज़ाहिर बात है वो कम ही होगा ना, क्योंकि जितना ज़्यादा ड्यूरेशन होगा इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। तो 8 मंथ का क्या है, लेस है 1500 से, तो 1500 के इंटरेस्ट में से अगर हम माइनस करें 8 महीने वाला इंटरेस्ट, तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, 129 आ जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक अमाउंट नहीं दी गई जी, उसने पैसे कितने लिए थे वो नहीं दी गई, तो वो हम क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, लेट्स आर सम इज़ एक्स। तो यहाँ पे मैंने p की जगह क्या पुट किया है, x पुट किया है, और अगली टर्म हमारी क्या होनी थी, 5%, 5/100 भी उसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, या फिर 0.05 लिख देते तो 100 यहाँ पे हमने नहीं लिखना था। अब यहाँ पे जो ड्यूरेशन है मैंने आपको बताया था, हमेशा जो अपना t है या n, जिसको आप जो भी आप बोलते हैं, टाइम ड्यूरेशन जो है उसको आपने किस में पुट करना है, ईयर्स में पुट करना है। तो 15/12 ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए किया हुआ है। इसी तरह आपका -x जो हमारा बोरोड है 4% के साथ 8 महीने में, ठीक है, वो माइनस किया, यानी 15 महीने का 8 महीने से माइनस करें तो क्या आना चाहिए, 129 आना चाहिए। तो 15 महीने का 8 में से माइनस किया तो 129। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम x फाइंड कर लें तो हमें पता चल जाएगा हमने उससे बोरो कितने किए थे। तो यहाँ से हमने x फाइंड किया तो हमारे पास x आया है 3600। ठीक है, सो डी इज़ द राइट ऑप्शन हेयर। एग्जाम्पल 3 करते हैं। एग्जाम्पल 3 है द सम ऑफ 1500 वाज लेंट पार्शली। अच्छा जी, लेंट पार्शली का मतलब क्या होता है, आप मुझसे जी पैसे उधार मांगते हैं कि मुझे 1500 रुपये उधार दे दो। मैं आपको कहूँगा कि यार मेरे पास 1500 तो नहीं है, लेकिन आप इस तरह करें, आप मुझसे ना 2 फेज़ में 1500 ले लें और मैं आपको ऊपर सूद भी रख दूँ। ठीक है, अब वो 2 फेज़ यहाँ पे बताया नहीं हुआ कि दोनों फेज़ में उनको कितने कितने पैसे मिले हैं। ठीक है, ये बात आपने यहाँ पे देख लिया पहली लाइन में। अभी तक ये हमें पता है कि पहले फेज़ में जो उसने पैसे लिए हैं उस पर 6% सिंपल इंटरेस्ट आया है, और जो दूसरी मरतबा उसने पैसे लिए उस पर 5% इंटरेस्ट आया। ठीक है, द एनुअल इंटरेस्ट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इज़, टोटल इंटरेस्ट कितना था इन दोनों का, 1500 एक ही बंदे से लिया ना, तो टोटल इंटरेस्ट इन दोनों का आया है जी 85। ठीक है, द रेशो ऑफ मनी डैट वाज लेंट एट 6%, जब 6% से हमने पहली मरतबा जो पैसे दिए थे, टू द लेंट एट 5%, और दूसरी मरतबा जो हमने पैसे दिए थे जिस पर सूद था 5%, उन दोनों की रेशियो क्या होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बाद में चीज़ें खुद ही समझ आती रहती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन लेते हैं। पार्शली का मतलब है 2 हिस्सों में। ठीक है, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, कुछ पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। हम सपोज करते हैं, क्योंकि हमें अमाउंट नहीं पता पहली मरतबा उसने कितनी ली, पहली मरतबा हम सपोज कर लेते हैं उसने x रुपीज़ जो है ना अमाउंट ली। दूसरी मरतबा कितनी ली होगी, 1500 में से x, बाकी के पैसे उसने पूरे करने थे। यानी अगर मैंने आपसे पहले आपने मुझसे 1500 2 किस्तों में लिया और पहली मरतबा 700 लिया, तो अगली मरतबा आप कितना लेंगे, अगली मरतबा आप कितना लेंगे उसमें से कि आपका पूरा 1500 हो जाए, यानी 1500 माइनस 700। यहाँ पे हमें अमाउंट नहीं पता तो हमने 1500 माइनस x लिखा है। हम सपोज़ करते हैं जी हमारा जो टेन्योर था, जिस टेन्योर में हमने ये लैंड वापस करना है वो है 1 ईयर, क्योंकि यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन भी नहीं दिया हुआ। तो जहाँ पे नहीं दिया होगा वहाँ पे आप 1 ईयर सपोज कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें 1 ईयर के हिसाब से देखें तो हमारे पास फार्मूला वही है, 9x इंटू 6 मल्टीप्लाई बाई 1 ईयर वाला, 6% जब पहली मरतबा लिया था। ठीक है, x यहाँ पे 9 नहीं आना, आई एम सॉरी अबाउट डैट, यहाँ पे 9 नहीं आएगा, 9 को यहाँ पे एग्जिट कर दें। और अगले बार मरतबा हमारे पास क्या था,
अब 1500 माइनस एक्स वाला हमारे पास पी था, 5% रेंट था और 1 साल के लिए था, डिवाइडेड बाय 100। 5% को करने के लिए 0.05 लगा देंगे, 0.05 या लगा देंगे तो हमारे पास 5% इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज लिखी है इसलिए ये डिवाइडेड बाय 100 किया, बार बार आपको बता रहा हूँ, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो टोटल इन दोनों का इंटरेस्ट कितना है एट द एंड ऑफ ईयर, मैंने सूद कितना आपने मुझे देना है 85। ठीक है, एनुअल इंटरेस्ट पर ईयर है। तो इस इक्वेशन को आप खुद सोल्व करें तो आपके पास आंसर आता है 1000। ठीक है, तो इसका मतलब है पहले ड्यूरेशन में आपने मुझसे कितने लिए 1000 और दूसरे ड्यूरेशन में कितने लिए होंगे 500। ठीक है, क्योंकि 1500 पूरा करना है ना, तो दूसरे ड्यूरेशन में आपने मुझसे 500 लिए होंगे। तो 1000 रेशो 500 कितनी होती है 500 1 500 500 2000, तो 2 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये रेशो हमारे पास बन जाती है। जी, तो नेक्स्ट पोर्शन है कंपाउंड इंटरेस्ट का। जी, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट को समझना तो बहुत आसान था ना, कंपाउंड इंटरेस्ट को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इसको आपने बहुत एहतियात से समझना है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता है कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट पहले था ना वो हमेशा कांस्टेंट रह रहा था, यानी मैंने हर साल आपको एडिशन 10 रुपये ही देने थे। और 10 क्यों देने थे? क्योंकि वो हमेशा 100 का 10% बन रहा था, इसलिए हमेशा 100 का 10% जो है वो 5वें साल भी अगर या 10वें साल भी आ जाता है, 10 सालों में मैं देता हूँ तो मैंने 100 का 10% आपको देना होता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में इस तरह नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपने अगर पहले साल आपका इंटरेस्ट प्लस आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट थी उनको अगर ऐड करें, यानी टोटल अमाउंट जो हमारे पास बनती है वो 110 बन रही थी ना, तो पहले साल जो आपने देना था 100 पे ही देना था, जो कि था 10। अगले साल आपने 100 पे नहीं देना बल्कि 110 रुपये का 10% देना है। ठीक है, 110 रुपये का 10% आप निकालें कितना बनता है। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि 110 रुपये का 10% बनता है 11 रुपये, बल्कि 11 रुपये ही बनता होगा। 11 रुपये को अब हमने जो 110 रुपये में कितने ऐड करने हैं 11 रुपये, तो ये बन जाएगा 121 रुपये। अगले साल का जो इंटरेस्ट होगा वो फिर किस पे बनेगा 121 रुपये के 10% से। इस तरह कर कर के हमेशा हर साल में जो हमारा इंटरेस्ट है वो किस पर बेस कर रहा होगा, प्रीवियस इंटरेस्ट वैल्यूज़ पे, जो हमारे पास जो प्रीवियस अमाउंट पे जो होगा ना वो डिपेंड कर रहा होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला यहाँ पे देख लें क्या होता है, P मल्टीप्लाई बाय 1 + R की पावर T माइनस P। ठीक है, तो P यहाँ पे फिर वही चीज़ है जी, प्रिंसिपल अमाउंट है, R हमारे पास एनुअल रेट है और T हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ एरियाज़ हैं। यहाँ पर माइनस P किया गया, ये आपने हमेशा ज़हन में रखना है। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी 10 साल के बाद इस चीज़ पर, फ़लाँ चीज़ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनता है, तो इसके लिए फार्मूला ये है। अच्छा, इसकी कैलकुलेशंस ना थोड़ी सी टफ़ होती हैं, तो यूसेट में के टेस्ट में कैलकुलेशन, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा तो इतनी लंबी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे भी तो वो बिल्कुल शॉर्ट इतनी कैलकुलेशंस के आएंगे जो आप हाथ से सॉल्व कर सकें। तो पी फिर उसमें वही है जी, प्रिंसिपल अमाउंट जो मैंने आपसे ली है, बोरो जो की है, आर है जी कितने % इंटरेस्ट आया था, और टी इसमें क्या होगा जी, नंबर ऑफ़ ईयर्स, जितने सालों के लिए मैंने इंटरेस्ट लिया, माइनस पी, दोबारा वही वाला पी। ठीक है, जिसको हम प्रिंसिपल अमाउंट पे कहते हैं। चलें इसकी एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल मैंने कोड किया क्योंकि बाकी सारी इसकी एग्जांपल तकरीबन सेम ही होती हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 30,000 एट 7% पर एनम इज़ RS 4340, यानी अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 4340, बोरो कितना किया है जी 30,000 रुपये, और कितने % है जी 7। ठीक है, तो हमने फाइंड क्या करना है, पीरियड ऑफ टाइम फाइंड करना है। तो इसको आपने कैलकुलेशन को अच्छी तरह समझना है। ठीक है, अमाउंट कितनी है टोटल 34,347 रुपये। ठीक है, अब टाइम कितना है, फ़र्ज़ कर लें जी टाइम है n, तो यहाँ पे देखें टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी 34,347, तो हमने फार्मूले में ये पुट किया 30,000 और मैंने माइनस नहीं किया। अब यहाँ पे आप देख लें, अगर आप पहले वाले फार्मूले, दोबारा मैं उधर जाता हूँ, पहले वाले फार्मूले की तरफ आएँ तो उसमें ये माइनस पी है, लेकिन यहाँ पे माइनस पी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा हुआ क्योंकि जो माइनस पी था वो हमने ऑलरेडी इधर जाके ऐड कर दिया। अगर मैं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट अकेला लिखता तो मैं लिखता 4340, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 4340 प्लस 30,000। ठीक है, तो ये वाला जो पी था वो इधर आके प्लस हो गया, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें पहले इकट्ठी कर दी गई हैं।
ठीक है। बाकी ये वाला p फार्मूले में जो है, और 1 प्लस आर को फिर हमने वही लिखना है, 7% है तो 7/100 लिखेंगे। कभी भी पूरी परसेंटेज यहाँ पे नहीं लिखनी, आपने रेट लिखना है। n हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो इसको पहले सोल्व करते हैं। 30,000 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसको अगर सोल्व करें तो 100 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, 100 जमा 7 107 हो जाते हैं, रेज़ टू पावर n। अब हमने इसको डिवीजन करनी है, 3 से काट के देखते हैं। 3 1 3 3 1 3 और एक यहाँ पे कैरी चला गया तो 3 4 12, एक फिर कैरी चला गया 3 4 12 फिर, और यहाँ पे कितने कैरी आ गए, 2 2 3 9 27 होता है। तो ये 1 1 4 4 9 यहाँ पे आ गया, डिवाइडेड बाय 10,000। ये 1 से कैंसिल हुआ था ना 3 से, तो ये 10,000। अगर हम देखें तो 10,000 किसका स्क्वायर होता है, 100 का, और ये किसका स्क्वायर बनता है जी, 107 का। तो 107 इधर भी है, 100 इधर भी है। तो ये वाली टर्म कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और n किसके बराबर आएगा, इस 2 के बराबर। ठीक है, तो n कितना आया जी, 2 ईयर्स। 2 इज़ द राइट ऑप्शन। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।